इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा दुनिया भर में होती है। हाल के दिनों में इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी भी है, लेकिन अब इजराइल कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे उसकी सुरक्षा ढाल और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की घोषणा की है कि 30 दिसंबर का दिन उनके देश के लिए बेहद खास रहने वाला है। अधिकारी के मुताबिक इजरायली सेना को लेजर युक्त एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम से लैस किया जाएगा, जिससे देश की हवाई सुरक्षा में और अधिक इजाफा होगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल डेनियल गोल्ड ने कहा कि विकास कार्य का काम पूरा हो चुका है और परीक्षणों ने इस सिस्टम की क्षमताओं को प्रमाणित किया है। इसलिए हम 30 दिसंबर 2025 को इसे इजरायली रक्षा बल को देने के लिए तैयार हैं। लेजर युक्त एयर बीम ऐसा हथियार है जिसे खास तौर पर हवाई सुरक्षा के लिहाज से विकसित किया गया है। लेजर युक्त आयरन बीम ऐसा हथियार है जिसे खास तौर पर हवाई सुरक्षा के लिहाज से विकसित किया गया है। यह ऐसी वायु रक्षा प्रणाली है जो रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन सहित कई तरह के हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। इजरायली अधिकारी का कहना है कि आयरन बीम लेजर प्रणाली से जंग के मैदान में बड़े बदलाव आ सकती हैं। इजरायल ने इस खास सिस्टम को भी 1 दशक से भी अधिक समय में विकसित किया है, जो अब तैनाती के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने यह भी बताया कि भविष्य को लेकर उनके देश का प्लान क्या होगा। अधिकारी ने कहा कि हम भविष्य में अंतरिक्ष, अटैक और डिफेंस दोनों तरह के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी की तकनीकी पर काम कर रही हैं। इस तकनीक के बारे में समय आने पर बताया जाएगा। हम इसे सफलता के साथ क्रियान्वित करेंगे। भारत के लिए अच्छी खुशखबरी है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ के बावजूद दुनिया भर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही है। द्वारा भारत पर लगाए गए 50% के टैरिफ को लेकर दुनिया भर में आर्थिक हलचल थी। कई अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इतने बड़े टैरिफ का भारत की विकास दर पर गहरा असर पड़ेगा, लेकिन अब जो ताजा आर्थिक संकेतक सामने आए हैं वे बताते हैं कि अमेरिकी दबाव रणनीति उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। यह कहना जल्दबाजी होगा कि अमेरिकी टैरिफ पूरी तरह विफल हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि भारत ने इन टैरिफ का मजबूत विकल्प तैयार कर लिया है और उसी प्लान बी के बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त मजबूती दिखाई। दरअसल चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसे लगभग 6% रहने का अनुमान लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी 7% से 7.6% के बीच विकास दर का अनुमान जताया था। 8.2% की ग्रोथ रेट भारत की और बेहतर प्रदर्शन भारत का ये प्रमाणित करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को रोक नहीं पाई। अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करना यह साबित करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को रोक नहीं पाई। सबसे बड़ा उछाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.2% दर्ज किया गया है। सेवा क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी का कुल ग्राफ ऊपर गया। विशेषज्ञों के मुताबिक टैरिफ के बावजूद घरेलू मांग और निवेश का मजबूत बने रहना भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देता रहा। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि भारत पर भारी टैरिफ लगाकर उसे आर्थिक दबाव में लाया जा सकता है। रूस से कच्चा तेल खरीदने को आधार बनाते हुए अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया। ट्रंप को भरोसा था कि इससे भारत निर्यात पर अधिक निर्भर होने के कारण झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। सोमालिया में जन्मी और मिनेसोटा से कांग्रेस वुमन चुनी गई उमर पर पुराने आरोप, शादी के जरिए इमिग्रेशन धोखाधड़ी दोबारा उभर आए हैं। बीते हफ्ते व्हाइट हाउस के पास अफगान नागरिक द्वारा गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए और एक की बाद में मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने एक रैली में दावा किया कि उमर अवैध रूप से अमेरिका आई
और अपने भाई से शादी करके नागरिकता हासिल की। ट्रंप की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमर की शादी से जुड़े कथित डॉक्यूमेंट्स और छवियां वायरल हो गईं। कुछ यूजर्स ने DHS से तत्काल कार्रवाई की मांग की, जबकि कई पोस्ट यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इल्हान उमर को अब अमेरिका से निर्वासित कर देना चाहिए। पोस्ट में दावा किया गया कि इल्हान उमर ने अपने भाई से शादी की, यह अपराध और नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। ट्रंप समर्थकों ने अफगानियों की नागरिकता रद्द करने की मांग की है। बीते हफ्ते व्हाइट हाउस के पास अफगान नागरिक द्वारा गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए, जिनमें से एक की बाद में मौत हो गई। डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। सोमालिया में जन्मी और मिनेसोटा में कांग्रेस वुमन चुनी गई उमर पर पुराने आरोप शादी के जरिए इमिग्रेशन धोखाधड़ी दोबारा उभर आए हैं। इस बार मामला इसलिए भी तूल पकड़ गया है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक मंच पर उमर की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए उनके इमिग्रेशन बैकग्राउंड को निशाना बनाया है। इसके बाद ट्रंप समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उनकी नागरिकता रद्द कर निर्वासन की मांग शुरू कर दी है। यह विवाद नया नहीं है। 2016 में पहली बार आरोप लगे थे कि इल्हान उमर ने 2009 में अहमद नूर सईद इल्मी नामक व्यक्ति से शादी की और आलोचकों का दबाव है कि इल्मी उनका भाई है, जिससे नागरिकता हासिल करने में मदद मिली। हालांकि अब तक इन आरोपों का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, फिर भी सोशल मीडिया पर इन्हें नए सिरे से उछाला जा रहा है। पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की स्थिति बहुत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और सरकारी मिशनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी केंद्र सरकार के साथ तालमेल नहीं कर रहे। मलिक के अनुसार मुख्यमंत्री न तो आवश्यक कदम उठा रहे हैं और न ही राज्य में बिगड़ती हालात को सुधारने के लिए कोई ठोस योजना बना रहे हैं। यह बयान अफरीदी द्वारा रावलपिंडी स्थित सेंट्रल जेल से बाहर रात भर धरना देने के कुछ दिनों बाद आया। अफरीदी ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री PTI संस्थापक इमरान खान से मिलने की अनुमति मांगने के लिए यह प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य में गवर्नर शासन लागू कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य में गवर्नर शासन लागू कर सकते हैं। यह शासन 2 महीनों के लिए होता है और आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से इसकी पुष्टि आवश्यक होती है। इस बीच खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंदी ने कहा कि अगर उनकी जगह किसी और को लाया गया तो वह पार्टी के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की थी और भरोसा जताया था कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब इमरान खान के समर्थन में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और उनके साथ कई मंत्री और सैकड़ों PTI कार्यकर्ता अडियाला जेल पहुंचे। वे इमरान खान से मिलने के लिए अनुमति मांग रहे थे। पुलिस ने उनके आगे बढ़ने पर रोक लगा दी, जिसके दौरान धक्का मुक्की हुई और अफरीदी को जमीन पर गिरा दिया गया। बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भांजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को जमीन घोटाला मामले में जेल की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भांजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को जमीन घोटाला मामले में जेल की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य के अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध रूप से प्लाट हासिल किए। अदालत के फैसले में यह भी कहा गया कि हसीना ने अधिकारियों के साथ मिलकर ढाका के पूर्वांचल सेक्टर 27 के डिप्लोमेटिक जोन में 6 प्लॉट अवैध रूप से आवंटित कराए।
यह कार्रवाई ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रूल्स 1969 का उल्लंघन थी। फैसले के अनुसार इन प्लॉट्स में हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुटुल, बहन रेहाना और रेहाना की बेटी ट्यूलिप रिजवाना मुजीब सिद्दीक के नाम शामिल हैं। एंटी करप्शन कमीशन की ओर से अब तक पूर्व प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के कुल 4 मामलों में दोषी ठहराया गया है। एंटी करप्शन कमीशन की ओर से अब तक पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के कुल 4 मामलों में दोषी ठहराया गया है। यह मामला हसीना की राजनीतिक वापसी और उनके वतन में प्रभावशाली भूमिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट के निर्णय से पता चलता है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री का अनुचित लाभ उठाकर व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह भ्रष्टाचार और सरकारी नियमों का सीधा उल्लंघन है। हसीना के खिलाफ यह मामला उसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें उन्होंने अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के नाम पर अवैध जमीन आवंटन कराए थे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते 27 नवंबर को अन्य अदालत ने शेख हसीना को पूर्वांचल घोटाले में 3 मामलों में कुल 21 साल की सजा सुनाई थी। और 1 मिनट एक खबर के बाद अब आइए खबरों को विस्तार देते हैं और उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जो आज की तारीख में सीधे सीधे देश से आपसे सरोकार रख रही है। और सरोकार रखने वाली खबरों में शीतकालीन सत्र को लेकर हर घर में चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत दूसरा दिन और दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। शीतकालीन सत्र में सरकार को अहम बिल पास करवाना है, लिहाजा विपक्ष के हंगामे को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला है और एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है सरकार। यानी संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार या एसआईआर पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग सरकार ने मान ली है। लेकिन सरकार ने पहले बाजी मारी है, यानी पहले चर्चा वंदे मातरम पर और फिर दूसरी चर्चा एसआईआर पर। इस विषय पर मंगलवार यानी 9 दिसंबर को चर्चा होगी। वहीं वंदे मातरम पर संसद में सोमवार 8 दिसंबर को चर्चा होगी। वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। दोनों चर्चाओं के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया है। 10 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिस पर होने वाली बहस राजनीतिक तापमान को बढ़ा सकती है। सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने विचार को मजबूती से रखेंगे। कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बताया कि हमने चुनाव सुधारों पर चर्चा का मामला उठाया। सरकार इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है। वंदे मातरम पर भी सदन में चर्चा होगी। सोमवार 8 दिसंबर सुबह 11 बजे से वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जबकि मंगलवार 9 दिसंबर और बुधवार 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होने वाली है। दोनों ही चर्चा के लिए 10-10 घंटे का वक्त तय किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार यानी 10 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इसकी समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया था। वहीं अब विपक्षी दलों ने मांग की है कि एसआईआर पर चर्चा को अन्य कार्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और माकपा के नेताओं ने मंगलवार को किरण रिजिजू से मुलाकात करके एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग रखी थी। उन्होंने मांग की कि सरकार को सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा का समय घोषित करना चाहिए। राज्यसभा में संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वंदे मातरम हमारी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा विषय है। चुनाव सुधार संबंधी मुद्दे भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और भी मुद्दे हैं जो सदन में पार्टियां उठाना चाहेंगी, लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर एक मुद्दा उठाया और इसलिए सरकार चर्चा को तैयार है। लेकिन इसे वंदे मातरम पर चर्चा से पहले लेना उचित नहीं होगा। इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि 14 से अधिक विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, क्योंकि एसआईआर की वजह से लोग मर रहे हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई दलों ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया है, जिसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत नोटिस देने पर किसी विषय पर चर्चा के लिए अन्य सभी कार्य स्थगित कर देने की व्यवस्था है। यदि प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो इस नियम का कोई अर्थ नहीं बचता। उन्होंने कहा कि अन्य कामकाज छोड़कर इस सदन में नियम 267 के तहत एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। आप हमें नियम 267 के तहत ही चर्चा की अनुमति दीजिए। खड़गे ने आगे कहा कि वंदे मातरम हमारी तरफ से आया है, उनसे नहीं। इस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम सभी का है। तो अब एसआईआर और वंदे मातरम दोनों पर चर्चा होनी है। और इधर देखिए, भारत सरकार ने प्रशासनिक ढांचे और शीर्ष संस्थानों की पहचान में एक बड़ा परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय का यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। साथ ही देश भर के सभी राजभवन अब लोक भवन कहलाया करेंगे। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं है, ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं है, बल्कि भारत की शासन व्यवस्था में सत्ता नहीं, सेवा की नई दिशा को रेखांकित करने वाला वैचारिक कदम है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में एक गहरा सांस्कृतिक परिवर्तन किया जा रहा है, जो गवर्नेंस को अधिकार और शक्ति की मानसिकता से निकालकर जिम्मेदारी, कर्तव्य और लोक सेवा की ओर ले जाने का बड़ा प्रयास है। पीएमओ ने स्पष्ट किया कि संस्थान का नाम सेवा तीर्थ रखना इस विचार पर आधारित है कि शासन का केंद्र किसी एक पद या शक्ति का प्रतीक नहीं होता, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की सेवा का स्थल है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय अपने 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर सेवा तीर्थ नाम वाले नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट होने जा रहा है। यह स्थान सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले भी कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना सबसे प्रमुख रहा है। सरकार ने तब भी कहा था कि पावर कोई हक नहीं, एक ड्यूटी है। यह भी ध्यान देने लायक है कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास का नाम भी 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। पहले इसे रेसकोर्स रोड कहा जाता था। अधिकारियों का कहना है कि लोक कल्याण मार्ग नाम यह संदेश देता है कि सरकार का केंद्र बिंदु विशिष्टता नहीं, बल्कि लोक कल्याण और पारदर्शिता है। इसी विचारधारा के तहत केंद्रीय सचिवालय का नया नाम भी कर्तव्य भवन रखा गया है, जिसे अब एक विशाल प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह स्थापित करना है कि सार्वजनिक सेवा एक दायित्व है और जनता सर्वोपरि है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन के ढांचे का जो स्वरूप दिया जा रहा है, जो कर्तव्य, पारदर्शिता और सेवा की भावना को साफ तौर पर प्रदर्शित कर रहा है। उनका कहना है कि नाम परिवर्तनों के माध्यम से भारत एक गहरे वैचारिक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां लोकतंत्र सत्ता की बजाय जिम्मेदारी और पद की बजाय सेवा को चुन रहा है। ये नए नाम सिर्फ पहचान नहीं बदलते, बल्कि वे मानसिकता में भी बड़ा बदलाव दर्शाते हैं। पीएमओ के अनुसार आज भारत की संस्थाएं सेवा, कर्तव्य और नागरिक प्रथम शासन की भाषा बोल रही है। इसके साथ ही देश भर के राजभवनों के नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह निर्णय पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक विशेष चर्चा के बाद लिया गया। सरकार का तर्क है कि राजभवन शब्द औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक है और जनता से दूरी का भाव पैदा करता है, और इसलिए अब राज्यपालों और उपराज्यपालों के पदों से जुड़े कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि लोक भवन नाम ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि जनता के हितों और संवाद का केंद्र है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इन नामों के परिवर्तन से सरकार अपनी राजनीतिक और वैचारिक दिशा स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है।
ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्र के सर्वोच्च संस्थान जनता की आकांक्षाओं, जिम्मेदारियों और सेवा के मूल मंत्र पर आधारित हों। हालांकि विपक्ष इन परिवर्तनों को सरकार की नामकरण राजनीति बताकर सवाल भी उठा सकता है, लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है कि यह कदम किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक प्रशासनिक सोच का प्रतीक है। सरकार का संदेश साफ है, भारत की शासन व्यवस्था अब शक्ति के प्रतीक से आगे बढ़कर सेवा के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बना रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लोक कल्याण मार्ग, कर्तव्य पथ और अब सेवा तीर्थ और लोक भवन जैसे नाम उसी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके जरिए नया भारत अपने प्रशासनिक ढांचे को एक नई वैचारिक और सांस्कृतिक दिशा देने की राह पर निकल पड़ा है। तो सत्ता शक्ति का केंद्र नहीं, सेवा का तीर्थ होती है, ये नाम इस ओर संकेत देते हैं और सरकार इसी भावना के साथ देश के लोगों की सेवा करना चाहती है। सांसदों की बहस, विधान का काम और देश के मुद्दे, ये सब एक तरफ, और संसद में एक मासूम पिल्ले की एंट्री पूरे राजनीतिक दिन का सबसे महान मुद्दा बन गई। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी दरअसल अपने डॉगी को साथ लेकर संसद पहुंची और इसके बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ऐसा हलचल मचा जैसे देश की संसद में कोई 4 पैर वाला नहीं, 4 पहिए वाले संविधान का एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब इस पूरे मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया गया और राहुल गांधी ने भारत के तमाम गंभीर मुद्दों से नजर हटाकर कहा, मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। बेचारे डॉगी ने क्या किया, यानी महंगाई, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा, सब इंतजार करें। देश आज इस डॉगी के न्याय पर चर्चा करेगा। ऐसा संदेश राहुल गांधी ने बड़ी मासूमियत के साथ दिया और फिर उन्होंने पूछा, क्या संसद आने की इन जानवरों को इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है? यह सुनकर लगा कि शायद अगली बार वो संसद में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कोई पेट एडॉप्शन कैंप का सुझाव भी दे दे। दरअसल मामला बड़ा सीधा था। रेणुका चौधरी रास्ते में एक पिल्ला उठाकर संसद ले आई और बोली, जो अंदर बैठे हैं वो काटते हैं लेकिन कुत्ते नहीं हैं। ये व्यंग नहीं था, ये उनकी निजी पॉलिटिकल डॉग फिलॉसफी थी जिसे उन्होंने पूरे भरोसे के साथ देश के सामने रखा। लेकिन इस पर राहुल गांधी का जवाब ऐसा था मानो संसद में जानवरों का प्रवेश ही भारत के विकास का मुख्य रोड़ा हो। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। अब ये बात तो सच है कि चर्चा इन्हीं चीजों पर हो रही है, लेकिन इसे शुरू किसने किया? कांग्रेस की ही सांसद ने एक डॉगी उठाया, फिर बयान आया, फिर तंज किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अंत में राहुल गांधी की बड़ी घोषणा कि यही मुख्य मुद्दा है। सच पूछिए तो संसद के बाहर खड़े राजनीतिक रिपोर्टर्स के लिए भी ये दिन थोड़ा रोमांचक था। उनकी फाइलों में आज ना आर्थिक सर्वे था, ना विदेश नीति। आज विषय था कि कैसे एक डॉग की एंट्री होती है, राहुल गांधी किस पर टिप्पणी करते हैं। वहीं रेणुका चौधरी की बात भी सुन लीजिए कि उन्होंने कहा कि पिल्ला सड़क पर घूम रहा था, उन्हें लगा कि टक्कर लग जाएगी और इसलिए उठाकर संसद ले आई और फिर वापस भेज दिया। अब ये माना कि उनकी भावना नेक थी, लेकिन फिर उन्होंने वही मशहूर तीर चलाया, यानी असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, वो रोज काटते हैं। राजनीति में काटने का ये नया पैमाना शायद भविष्य के राजनीतिक सर्वेक्षणों में शामिल करना पड़ेगा। जनता किससे ज्यादा कटी, महंगाई से या बयानों से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की बात करेंगे आप। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी पहल के केंद्र में बच्चे ही हैं। एक पहल की जा रही है जिसके केंद्र में बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, उनकी समझ और उनका आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी आपदा में वही बच्चा सही निर्णय ले पाता है जो पहले से प्रशिक्षित और जागरूक हो। इसी उद्देश्य से स्कूलों में आपदा प्रबंधन से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियमित मॉक ड्रिल, सुरक्षा अभ्यास और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि हर बच्चा संकट के समय खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने में सक्षम हो। सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों से अपील की कि वो जिम्मेदार बने, सतर्क रहें और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ निभाएं। सरकार का दावा है कि यह अभियान दिल्ली के स्कूलों में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हर ड्रिल को गंभीरता। प्यारे बच्चों, मैं रेखा गुप्ता, आपकी मुख्यमंत्री, आज आपसे डिजास्टर रेडी स्कूल अभियान के माध्यम से बात कर रही हूँ। इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली के हर विद्यालय को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाएं। इस अभियान के केंद्र में आप सभी बच्चे हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी समझ और आपका आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि प्यारी एक आदत होनी चाहिए और देश को आपदाओं के समय जीरो कैजुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए। यही सोच एक जिम्मेदारी और आत्मविश्वासी विकसित भारत का मार्ग बनाती है। दिल्ली सरकार और एनडीएमए मिलकर सभी विद्यालयों को सही सुरक्षा कदम सिखा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है। हर ड्रिल को गंभीरता से करें, निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित चलें और छोटे बच्चों की मदद करें। आपकी तैयारी आपके विद्यालय, आपके शहर, आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। जिम्मेदार बने, सुरक्षित बने। जय हिंद। और आइए बात नोएडा की करते हैं, जहां एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सेक्टर 62 की खाटू श्याम गौशाला पर प्रशासन ने अचानक बुलडोजर चला दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों, जबकि गौशाला की जमीन न तो अवैध थी और न ही किसी तरह का अतिक्रमण हुआ। आज प्रशासन ने न सिर्फ गौशाला का शेल्टर तोड़ा बल्कि गौवंश को खुले में छोड़ने की कोशिश की ताकि वो सड़कों पर भटके, बदहवासी में गौवंश इधर उधर भागे। और आरोप तो यह भी है कि सिर्फ 4 दिन के एक बछड़े को बुलडोजर के नीचे कुचलने तक की कोशिश की गई। सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, गौशाला के पास मौजूद दरगाह और मजारों को छूने तक की किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने उसे छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन निशाना सिर्फ और सिर्फ गौशाला रहा। आखिर क्यों? ये वही सवाल है जो अब स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। क्या आरोप लगाया गया है? जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ज्यादा गंभीर है। गौशाला संभालने वाले पीड़ितों को आपत्तिजनक शब्द कहे गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई। हिंदू धर्म के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल तक का आरोप लगा है। और जो लोग ये कार्रवाई करने आए उनके साथ स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी मौजूद थे। लोकल लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन के नाम पर और सरकारी कार्रवाई की आड़ में हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। गौर कीजिए कि जिस गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, आज उसी गौ माता की छत छीनने की कोशिश की गई। प्रशासन की तरफ से कोई मोहलत नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब सवाल यह है कि क्या यह कानून की कार्रवाई थी या फिर किसी खास धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की? इस पूरे मामले पर स्थानीय लोग सड़कों पर हैं और प्रशासन से जवाब की मांग कर रहे हैं। इधर भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने और कैलाश मानसरोवर को भारत की भूमि में शामिल करने जैसे राष्ट्रीय संकल्प के लिए जगत गुरु स्वामी शांति गिरि जी महाराज ने दिव्य संकल्प लिया है। और संकल्प लेते हुए जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौन गिरि जी महाराज की 36वीं पुण्य स्मृति के निमित्त वेरूल नगरी में 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक 8 दिवसीय ओम जगत गुरु जनशांति धर्म संस्कार का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी के करकमलों द्वारा हुआ था। आज इसका भव्य समापन जगत गुरु स्वामी शांति गिरि जी महाराज के आशीर्वाद और देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वेरूल में संपन्न हुआ। 25 नवंबर से प्रारंभ हुए इस 8 दिवसीय
सोहेले को इस वर्ष ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रतिसाद भी मिला है। लाखों भक्त, संत, महंत और विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवरों की उपस्थिति से ये नगरी आध्यात्मिक उत्साह से सराबोर हो उठी। आज वेरूल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य मंच पर श्री बाबा जी की पादुकाओं का पूजन जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा 11,000 भक्तों द्वारा किया गया अद्वितीय मौन अनुष्ठान, जिसकी आज विशेष विधि से जिसे संपूर्ण किया गया और बहुत खास आकर्षण का केंद्र भी इस आयोजन के दौरान यही मौन अनुष्ठान रहा। और आइए बारी है आज की गुड न्यूज की। तो गुड न्यूज सेना से जुड़ी हुई खबर आ रही है। नेवी डे 2025 पर नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन 2025 का औपचारिक अनावरण किया, जो अगले दशक में भारत की समुद्री रणनीति और संचालन का आधार बनेगा। नया डॉक्ट्रिन नौसेना का एपेक्स गाइडेड डॉक्यूमेंट बताया गया है, जो इंडो पैसिफिक के बदलते सुरक्षा माहौल में रणनीति, क्षमता विकास और ऑपरेशनल दिशा तय करेगा। 2025 डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा बदलाव है नो वॉर नो पीस को एक स्वतंत्र ऑपरेशनल कैटेगरी के रूप में मान्यता देना। यह उन लगातार बढ़ते ग्रे जोन खतरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो युद्ध की सीमा से नीचे रहकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर डालते हैं। डॉक्ट्रिन स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साथ ही साथ जो वॉरफेयर जैसी उपस्थितियां हैं, इनसे उभरते डोमेन्स पर भी विशेष फोकस करता है। साथ ही अनक्रूड सिस्टम्स, ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म्स और एडवांस समुद्री टेक्नोलॉजी को तेजी से नौसेना में शामिल करने पर जोर दिया गया है। एडमिरल त्रिपाठी के अनुसार ज्वाइंटनेस और ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन आने वाले वर्षों में नौसेना की रणनीति का केंद्रीय तत्व रहेगा, ताकि मल्टी डोमेन चुनौतियों का संयोजित तरीके से मुकाबला किया जा सके। यह डॉक्ट्रिन सागरमाला, पीएम गति शक्ति, मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से प्रेरित है। इधर पड़ोसी देश श्रीलंका में साइक्लोन दित्वा और भूस्खलन से हालात बेहद खराब हैं। भारत एक बार फिर सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है। तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना ऑपरेशन सागर बंधु चला रही हैं। भारतीय थल सेना ने श्रीलंका में अपना विशेष कंटिजेंट तैनात किया हुआ है। मेडिकल टीमें, मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स और फुली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर के साथ काम कर रही हैं। इंजीनियर और सिग्नल यूनिट्स राहत एजेंसियों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। सेना ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक भारत हर मदद जारी रखेगा। साइक्लोन के फौरन बाद नौसेना ने हार्ड ऑपरेशन तेज किया। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को राहत मिशन में लगाया गया। दोनों जहाजों ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिकी, सर्च ऑपरेशन और निकासी में अहम भूमिका निभाई। आईएनएस सुकन्या त्रिकोमाली में राहत सामग्री उतार रही है। उधर नौसेना ने एक बार फिर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। भूस्खलन से कटे कोटमाले इलाके में आईएएफ हेलीकॉप्टर्स लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। गंभीर मरीज, शिशु, भारतीय और विदेशी नागरिकों को कोलंबो एयरलिफ्ट किया गया। श्रीलंकाई सैनिकों को भी प्रभावित क्षेत्रों में उतारा गया। MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने 8 टन राहत सामग्री पहुंचाई और 65 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें विदेशी नागरिक और एक गर्भवती महिला भी शामिल है। यह भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हर किसी के साथ उसके दुख में खड़ा होता है, और जब कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी देश की सेनाएं और भारत का हाथ सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। और चलिए जनमत पे अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।